हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज एक तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के दिन ऑप्शन सेलर्स के साथ जो हुआ है उनकी स्टोरी, और उसी के साथ साथ कल के दिन दो आईपीओ की होने वाली है लास्ट डेट, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स, और उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग एसएमई आईपीओ। तो इन दोनों में क्या रह सकता है पर्सनल डिसीजन, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले कुंदन एडिफाइस आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर भी क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। हर चीज को डिस्कस करेंगे और सारी निफ्टी को देखेंगे और कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को देखेंगे, स्पेशली डेल्टा कॉर्प को। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा चेकआउट कर लेते हैं आज के दिन का, तो एफआई ने 2300 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1580 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ में अगर मैं इसमें अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं, अगर मुझे एचएनआई की तरफ से मिनिमम 25x और क्वालिफाइड की तरफ से भी मिनिमम 25x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। अदरवाइज मैं इसे इजीली अवॉइड कर दूंगा। बीइंग एन अग्रेसिव होकर, बीइंग एंड डिफेंसिव होकर मैं इसे तभी अप्लाई करूंगा जब एचएनआई और क्वालिफाइड में मुझे मिनिमम 50x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम आईपीओ की बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं, जहां पर मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम कुंदन एडिफाइस आईपीओ की बात कर लेते हैं, जिसकी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, तो यहाँ पर जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं उसे एग्जिट करने का प्रोग्राम करता हूँ। पर्सनली मैंने ये आईपीओ अप्लाई नहीं किया था, अगर अप्लाई ही नहीं करूंगा तो मिलेगा ही नहीं। मतलब कि मेरे पास ये आईपीओ नहीं है, बट अगर ये मेरे पास होता तो मेरी इसमें यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। बिकॉज एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। अपर सर्किट लगेगा फिर तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन लोअर सर्किट लगा तो जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों को क्या ये आईपीओ अलॉट हुआ है, तो कोई भी डिसीजन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं, तो उससे पहले अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट माँ की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले एक स्टॉक देख लेते हैं, रिलायंस मार्केट का हाथी होने वाला है। बब्बर शेयर अब जे नहीं रहा, क्योंकि बब्बर शेयर बन चुका है एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, तो आप लोग देख सकते हैं एक तो ये अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट पर है, और उसी के साथ साथ 200 मूविंग एवरेज का भी इसे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट एरिया हो जाता है स्टडी पर्पस, क्योंकि अगर मार्केट को भी जहां से चलना है तो रिलायंस एक मेन प्लेयर होगा मार्केट को लीड करने में। अगर जहां पर ये 200 की मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे जाता है और सस्टेन करता है, तो हमें रिलायंस में तो दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मार्केट में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर रिलायंस इंपोर्टेंट होगा स्टडी करने के लिए, और मार्केट की डायरेक्शन को भी कैप्चर करने के लिए अब ये स्टॉक इंपोर्टेंट होने वाला है। सेकंड स्टॉक होने वाला है हमारे पास डेल्टा कॉर्प। तो इसकी ना थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी प्यारी आंटी निर्मला सीतारमन आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं आने वाले टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री को क्लोज कर दूंगी, और 28% का जीएसटी इन्होंने कर दिया था गेमिंग इंडस्ट्रीज पर। तो यहाँ पर इसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। हालांकि उस टाइम पे नजारा में भी दिक्कत आई थी, लेकिन नजारा स्ट्रेंथ शो कर रहा था और वो बाउंस बैक कर चुका था। और यहाँ पर हमें इस स्टॉक में मेजर दिक्कत देखने को मिली, और ये कभी भी बाउंस बैक नहीं कर पा रहा था। जहां पर एक हल्का सा बाउंस देखने को जरूर मिला था, वो भी सिर्फ एक डेड कैट बाउंस। तब हमारी वहां पर डिस्कशन हुई थी कि जब तक ये कैंडल का हाई नहीं कटेगा तब तक के लिए हम इस स्टॉक से दूर रहेंगे, और जहां पर हमारे पास अगर बाउंस आता है तो वहां पर हम इसे एग्जिट करने का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इसने जहां पर अपनी 200 की मूविंग एवरेज को विद वॉल्यूम तोड़ा था। और जब तक ये 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता विद वॉल्यूम, तब तक के लिए हम इस स्टॉक से दूर रहेंगे। बिकॉज न्यूज चाहे जो भी आए,
हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें वहां पर टेक्निकली उस स्टॉक्स को एनालिसिस करना होता है। अगर हम इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तब भी हमारा वहां पर 10% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वहां पर अगर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया होता तो आई होप कि जिन्होंने अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लिया है उन्हें मेजर दिक्कत देखने को मिली है। अब लेकिन हम अब की स्टोरी शेयर करते हैं। देखो, अब सीन हुआ है कि इनको जीएसटी का नोटिस आया है, जिसकी वजह से कंपनी काफी मेजर पेन में आ चुकी है। जिस तरीके का ये नोटिस आया है, अगर वो नोटिस चेंज नहीं होता या फिर कंपनी को थोड़ी सी भी जहां पर रिलायबिलिटी नहीं मिलती है, तो बिलीव माय वर्ड्स, ये कंपनी आने वाले टाइम में खत्म होने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। बिकॉज इतना ज्यादा वो जीएसटी भर नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी मार्केट कैप से भी 3 गुना ज्यादा का इन्हें जीएसटी नोटिस देखने को मिला है, जिसकी वजह से जहां पर इस स्टॉक में हमें आज के दिन भी 20% का दिक्कत देखने को मिली है और ये स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अगर आप वहां से भी देखोगे 260 से भी ये अप्रोक्स 50% एग्जैक्ट नहीं कहूंगा बट 50% के करीब का हमें फॉल देखने को मिल चुका है। मतलब कि आधे से ज्यादा ये हमारा पैसा खा चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्या यहाँ पर जीएसटी के इस नोटिस में थोड़ा बहुत चेंजेस करके कंपनी को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं, या फिर हमारी प्यारी आंटी ने जब उस टाइम पे बोला था कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म कर दूंगी, तो यहाँ पर क्या ये गेमिंग इंडस्ट्री सीरियसली खत्म हो जाएगी? इंपॉर्टेंट होगा इसे चेकआउट करना कि आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन अगर नोटिस में कोई चेंज नहीं होता तब तो हमें इस स्टॉक में मेजर पेन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो जीएसटी, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है कि वो इतना ज्यादा जीएसटी भर पाए। लेकिन चाहे लोगों को गेमिंग इंडस्ट्री पसंद हो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सनल व्यू होता है, मुझे नहीं पसंद है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा लॉजिक कहता है। किसी का कुछ भी कह सकता है, क्योंकि जो गेमिंग इंडस्ट्री यूज करता है उसके लिए वही भगवान है। हम स्टॉक मार्केट यूज करते हैं, हमारे लिए स्टॉक मार्केट भगवान है। लेकिन जब बात गैम्बलिंग की आ जाती है तो मुझे वहां पर दिक्कत होने लगती है, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे कैसीनो में हो, कहीं पर भी हो। गैम्बलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन अब अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो आज के दिन ना, निफ्टी की बात करने से पहले आज के दिन का सिनेरियो जो हमें देखने को मिला वो ये था कि ऑप्शन सेलर्स ने कसम खा ली है। अब वो कसम क्या खाई है, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज की मार्केट को ट्रैक किया होगा और स्पेशली एक्सपायरी इंडेक्स यानी कि मिड कैप निफ्टी को देखा होगा और वहां पर काम किया होगा ऑप्शन बाइंग में, फिर तो आप लोगों को आ चुका होगा मजा, क्योंकि वहां पर पैसा आज इतने ज्यादा गुना हुआ है कि ऐसा दिन कभी कभी देखने को मिलता है। और परफेक्ट दिन था ऑप्शन बायर्स का मिड कैप निफ्टी में। लेकिन वहीं पर ऑप्शन सेलर्स की अगर हम बात करते हैं, वहां पर ऑप्शन सेलर्स को दोनों तरफ से लूटा गया है, क्योंकि अगर उन्होंने पुट सेल करी तो वहां पर भी उनके स्टॉप लॉस हिट कराए गए, और अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो वहां पर तो उन्हें एक मेजर लॉस हुआ है। सिमिलरली अगर उन्होंने कॉल सेल करी है तो वहां पर भी उनके स्टॉप लॉस हिट करवाए गए। फिर से अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो फिर से वहां पर उनको दिक्कत देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो गलतियां हम सभी करते हैं और गलतियां करते हैं, ठोकरें लगती हैं, लेकिन उन ठोकरों से हमें सीखना होता है। तो वहां पर आप लोग अगर पुराने जुड़े हुए हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑप्शन सेलिंग की बात सिर्फ निफ्टी में करता हूं कि एक्सपायरी के दिन हम फर्स्ट हाफ में दोनों साइड की कॉल सेल और पुट सेल कर सकते हैं। वो भी अगर किसी दिन नहीं लगता तो हम उस दिन की बात नहीं करते हैं। लेकिन इसीलिए ही मैं इंडेक्स की एक्सपायरी से थोड़ा ज्यादा अवॉइड करता हूं, बिकॉज किसी दिन ऑप्शन बायर की लगती है, किसी दिन ऑप्शन सेलर्स की लगती है। लेकिन ऐसे इंडेक्स से ज्यादा दूर रहना चाहिए जहां पर हमें लिक्विडिटी का इश्यू आता हो, और वहां पर मिड कैप निफ्टी को एक्सपायरी को हम इसीलिए ही डिस्कस नहीं करते हैं। क्या मैंने आज मिड कैप निफ्टी में काम नहीं किया? मैंने किया है। देखो मैं थोड़ा बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ ऑप्शन बाइंग में ओटीएम में जाकर बहुत कम क्वांटिटी के साथ ही काम करता हूँ, लेकिन सिर्फ उसे बैक टेस्टिंग करने के लिए। आप लोगों के साथ अभी तक इसलिए डिस्कस नहीं करता क्योंकि अभी तक मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हुआ कि आप लोगों के साथ उसको मैं डिस्कस करूं, क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा आ जाता है। रिस्क फैक्टर ज्यादा आता है लेकिन रिवार्ड भी ज्यादा आता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों का रिस्क फैक्टर क्या है, तो उस वजह से मैं जहां पर डिस्कस नहीं करता हूं। लेकिन हमारी जो बात हुई थी निफ्टी में, ये बनी हुई है हमारी इंपॉर्टेंट स्पॉट, और जहां पर हमें आज के दिन मौका मिला और क्या ही हमें प्यारी मूवमेंट मिली और हमारा काम हो चुका था। एक ट्रेड मिली और वहां पर हमारा काम हो चुका था। अब अगर हम कल के दिन निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो वहां पर
अगर आज के दिन का हाई करता है तो वहां पर हमें 19,800 के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगी 19,600 की कल के दिन भी, या फिर 19,550 से 600 की रेंज इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है। अगर इस रेंज को तोड़कर नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो वहां पर हमें आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है, इंडेक्स वाइज भी और ब्रॉडर मार्केट में भी। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी एक बार के लिए कम बनी हुई है, जैसा कि हमारी कल की वीडियो में वीकली वीसीस पे डिस्कशन हुई थी, तो उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की गई थी लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को भी देख लेते तो 19,600 पर अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली 19,800 पर हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और 19,800 के बाद 19,900 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन जितनी भी चीजें जहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देखिए सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।